थोड़ी सी समझ अगर बन जाती है तो आप तालमेल बैठा पाओगे आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग बहुत बड़ा हवा नहीं है। आंसर राइटिंग जितनी आसान और जितनी मजेदार जो प्रक्रिया है वो पढ़ाई भी उतनी मजेदार नहीं होगी जितनी मजेदार आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है। हम डर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उससे पूरी तरह परिचित नहीं होते। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली है, जिससे आपकी आंसर राइटिंग में निखार आ जाए, थोड़ा सा सुधार और आ जाए। इसी निखार में और चार चांद लगाने के लिए वेदांत आपके लिए प्रोग्राम लाया है, जिसमें हम सभी अध्यापक ये प्रयास करेंगे कि हम अपने अपने विषय के कुछ प्रश्नों को आपके सामने हल करके दिखाएं उसी दिशा में जैसा कि आप लोग एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि आंसर में प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, कौन से फैक्ट को हम पहले लिखें और किस चीज़ को हम महत्व ज़्यादा दें। इसमें हम 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स अलग अलग कैटेगरीज के प्रश्नों को एक समझ के आधार पर आप तक प्रस्तुत करेंगे। आंसर राइटिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि आंसर राइटिंग एक कला है और आपको आंख बंद करके किसी की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है। आंसर राइटिंग फिट फॉर वन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सभी के लिए इसकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। तो जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आप पहले उसको पहचानो। अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी आंसर राइटिंग हैबिट जो है उसको डेवलप करनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके अनुसार आंसर होना चाहिए। समय हमारे पास कितना बचा हुआ है उस हिसाब से फ्रेमिंग होनी चाहिए। और ये सब जो आप मेंस की टेस्ट सीरीज लगाते हो उसमें ये सीखने को मिलता है। सेल्फ एनालिसिस करें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर फोकस करें। जो पूछा गया है उसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए उस पर हमेशा विचार करें। और जब सीक्वेंस मिल जाए तो फिर हम इसको कैसे प्रेजेंट करें इस पर दिमाग लगाएं। जैसे मैं कुछ प्रश्नों की बात करूंगा आपके साथ। यहां मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, वो इस पे लिखा है हॉस्ट पर्वत। थोड़ा सा मैं बेस बना दूं जिससे फिर हम जो अगली हमारी क्लासेस आएंगी उस पर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी समझ अगर बन जाती है तो आप तालमेल बैठा पाओगे आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग बहुत बड़ा हवा नहीं है। आंसर राइटिंग जितनी आसान और जितनी मजेदार जो प्रक्रिया है वो पढ़ाई भी उतनी मजेदार नहीं होगी जितनी मजेदार आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है। हम डर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उससे पूरी तरह परिचित नहीं होते। अब ये देखो, यहां पर इसने हमसे ये पूछा है हॉस्ट पर्वत। तो जब भी कोई आप प्रश्न देखो, स्वाभाविक है ये 3 नंबर में होगा, तो सबसे पहला जो तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएगा उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमसे पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है का मतलब यह है कि सर क्या बताना है इसमें। हमें इसमें हॉस्ट पर्वत का निर्माण समझाना है या फिर हमको इसमें हॉस्ट पर्वत के वितरण को बताना है या फिर हमें हॉस्ट पर्वत के उदाहरण लिखना है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिखें तो आता तो है हॉस्ट पर्वत, पर लिखें क्या। तो जब इसके आगे लिखा होता है ना हॉस्ट पर्वत और इसके सामने एक छिपा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह तुमसे चीख चीख के बोलता है बताओ। तो तुम बोलोगे सर हम क्या बताएं। आप बोलोगे, वो कह रहा है आप बताओ, इसका मतलब ये बताओ कि हॉस्ट पर्वत क्या है।
अगर क्या है तो उसका प्रोसेस उसमें छुपा होगा, क्योंकि जब आप बोलोगे कि होस्ट एक भ्रंश पर्वत है, इतने कहने से तो नंबर नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्लियर है कि पूछा इसमें क्या गया है, होस्ट पर्वत। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके निर्माण की प्रक्रिया के साथ इसका एक उदाहरण दे दूं, और जैसे ही मैं निर्माण की प्रक्रिया के साथ इसका उदाहरण दूंगा, शायद मैं प्रश्न पूछने वाले को संतुष्ट कर पाऊं। अब जब निर्माण की प्रक्रिया करोगे तो उसमें शब्दों का सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, और ये एक दिन में नहीं आता है, ये बिल्कुल भी एक दिन में नहीं आएगा। और जैसे ही ये सीक्वेंस पूरा हो जाए, फिर हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करें। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हम इसे पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दें। कुछ लोग सो रहे होंगे, नहीं सर 3 लाइनें दी गई हैं तो इसे हम पैराग्राफ में ही प्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर आपके पास 3 नंबर हैं, यानी 3 नंबर का मतलब है 3 नंबर का कंटेंट है, तो आप इसे पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, तो आपको 3 नंबर दे देगा। लेकिन अगर हमें प्रक्रिया लिखनी है तो फिर मैं चाह रहा हूं कि आप इसको पैराग्राफ में लिखकर कंप्लीट कर दें। जैसे मैं अगर इस उत्तर को लिखता तो मैं उस उत्तर को ऐसे लिखता, मैं इसको लिखता ऐसे लिखता, एक भ्रंश पर्वत है। मेरा सीक्वेंस देखना आप, जो उसकी डिमांड है वो मैंने यहां पूरी कर दी। अब इसके बाद पता नहीं कि वो निर्माण मुझसे पूछना चाहता है या नहीं, प्रश्न की डिमांड खत्म हो गई है। यहां पर होस्ट पर्वत एक भ्रंश पर्वत है। अगर आप चाहो तो अभी इसको सेंटेंस को खत्म ना करो। जिसका निर्माण भ्रंश रेखाओं के मध्य कुंजी पटल के उत्थान से होता है। कुंजी पटल के उत्थान से होता है। उदाहरण वॉस जैस, ब्रैकेट में लिख देना फ्रांस। सिनाई प्रायद्वीप, वो भी एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। अब अगर ये लग रहा है कि सर इसमें शब्द सीमा थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो बड़ा आसान तरीका है, हटा दो, सीधे लिखना कॉमा लगा के भ्रंश रेखाओं के मध्य, सीधे क्या लिख रहे हैं हम, भ्रंश रेखाओं के मध्य कुंजी पटल के उत्थान से इसका निर्माण होता है। शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये पॉइंट समझ पाए कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्माण की प्रक्रिया हमें लिखनी पड़ रही थी, इसकी वजह से मैंने इसको पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखा। और वहां पे हम पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते थे, और अगर पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझे तो फिर पहले हम समझ बना लेते हैं, और ये आंसर राइटिंग की क्लास थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। हालांकि इस पहली आंसर राइटिंग की क्लास में जब हम समझ बना लेंगे तो हम जितने भी क्लासेस करने वाले हैं उसमें हम टू द पॉइंट बात कर पाएंगे, और आपको भी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें और डायमेंशन बताता हूँ कि कैसे आंसर लिखे जा सकते हैं, कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं।
पहला तरीका हमने ये सीखा पैराग्राफ में। जब आपको कन्फ्यूज़न हो पैराग्राफ में कब लिखना है तो मैं इसमें स्पष्ट कर दूं। जब कोई परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, जैसे उसने कहा कि होस्ट पर्वत को परिभाषित करो, तब मैं बोलूँगा कि आप सीधे पैराग्राफ में लिख दो। और एक कोशिश ये करना जीवन में, अगर आप किसी स्थलाकृति की परिभाषा लिखने जा रहे हो तो किसी ना किसी स्कॉलर्स का नाम जरूर पीछे लिख दें। और आप एक कॉमन स्कॉलर का नाम लिख सकते हैं, वो है ओपी माथुर साहब। ओपी माथुर ने किताब लिखी है A to Z जियोलॉजी ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के सभी क्राटोन को परिभाषित किया है। इनसे ऐसी कोई स्थलाकृति नहीं है जो परिभाषा के रूप में बच गई हो। साधारणता ये समझ सकते हो आप। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है पैराग्राफ में कि जब हमसे 3 पॉइंट आ ही नहीं रहे हैं और हम इस प्रश्न को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आधा भूल रहे हैं आधा याद आ रहा है, तो भूले बिसरे कंडीशन में हमको ये यूज करना है कला। भूले बिसरी कंडीशन में यूज करना है। तो पैराग्राफ में कब लिखना है? 2 कंडीशन में, एक परिभाषा में और एक भूले बिसरी कंडीशन में। मैंने स्टार्टिंग पैराग्राफ से किया। फिर दूसरा तरीका है पॉइंट फॉर्म में लिखने का, जो मैंने आपको बताया था मिटाने के बाद। और तीसरा तरीका एक और है जो हम सीखने वाले हैं, वो है पॉइंट फॉर्म में विथ हेडिंग। और फिर जो चौथा तरीका है वो है कॉमा लगाकर। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी लिखो प्लस मैप बनाना है या डायग्राम बनाना है। कोई भी तुमसे कहे नहीं डायग्राम आवश्यक नहीं है, देखो ज्योग्राफी में वो डिमांड रहती है। अब जैसे मैं पर्वत पढ़ाऊंगा तो मुझे यहाँ डायग्राम बनाना चाहिए, मेरी समझ है, भले ही वो 3 नंबर में पूछा गया हो, छोटा सा बना दो। तो शुरुआत के हमने 2 चीज़ों को तो यहाँ पे अच्छे से हैंडल किया। पैराग्राफ वाला सिस्टम समझ लिया कब यूज करना है, पॉइंट वाला सिस्टम समझ लिया है कब यूज करना है। अब हम पॉइंट विथ हेडिंग वाले की बात करते हैं, फिर हम कॉमा वाले की बात करेंगे। मिटा दे रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना इस बात के लिए कि हमने कहाँ तक बात कर ली है। जो बच्चा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और जिसकी विषय पर अच्छी पकड़ होती है, तो वो कोशिश करेगा कि इस प्रश्न में ऐसा कुछ विशेष नहीं लिखा है, वो कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेगा। तो पहली हेडिंग डालेगा प्रकृति, और यहां पे लिख देगा भ्रंश पर्वत है। भैया तुमने पूछा कि होस्ट पर्वत क्या है, तो मैंने प्रकृति लगा के आगे लिखा भ्रंश पर्वत है। फिर दूसरा तरीका जो उसके जहन में आ सकता है, वो मुझसे हो सकता है निर्माण पूछ रहा हो, क्योंकि इसमें लिखा नहीं कि मुझसे पूछ क्या रहा है। तो हमने सोचा कि शायद प्रकृति पूछ रहे हो, तो हमने लिख दिया भ्रंश पर्वत है। हो सकता है उसका मन ना भरे, तो हमने निर्माण लिखा। ये जो निर्माण है, ध्यान रखना, इसमें आप लिखोगे संपीडनात्मक ब्रैकेट में तनाव मूलक, कंट्राडिक्शन होगा, और सामने ऐसे डैश लगा के लिखोगे ईसी बुराड। बुलार्ड, बुर्राड अलग है, ध्यान रखना। ईसी बुलार्ड साहब ने यह सिद्ध किया है कि भले ही तनाव मूलक प्रक्रियाएं हो रही हों, पर उसमें एक संपीड़नात्मक बल भी छुपा होता है। तो ये जो होस्ट पर्वत है, यह सीधा लिख के आना संपीड़नात्मक ब्रैकेट में तनाव मूलक, प्रोफेसर समझ जाएगा और आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। तो संपीड़नात्मक या तनाव मूलक बल के कारण इसका निर्माण हो रहा है। और जो लास्ट में इसमें होगा, वो लास्ट इसका जो तीसरा पॉइंट आप बनाओगे वो हो जाएगा उदाहरण। उदाहरण में जैसे वॉसजेस पर्वत, फ्रांस, ऑर्ज पर्वत,
जर्मनी, कैथरीन, सिनाई। हालांकि सिनाई खुद अपने आप में एक होस्ट है, लेकिन वो चोटी की वजह से मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब उसने होस्ट पर्वत में 3 ही डायमेंशन बनेंगे प्रश्न पूछने को। आप मुझसे पूरी तरह असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र है ये, और आंसर राइटिंग सबकी अपनी एबिलिटी और पोटेंशियल पर निर्भर करता है। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इतने तरीके से सोचा जा सकता है ये उत्तर, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ कोई भी उत्तर गलत है। एक बात ध्यान रखना, एक उदाहरण अगर आप लिखोगे तो भी 3 नंबर मिलेंगे। चूंकि इसमें शब्द सीमा मेरे पास बच गई है, तो मैंने इसमें 3 उदाहरण लिख दिए। ये अच्छा इंप्रेशन वहां जमा सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब आप ये पूरी चीजें कर लेंगे तो ये देखो कि आपके लिखते समय जगह कहां बची है जहां पे डायग्राम बनाया जा सकता हो। तो ये वाला सर जगह बचा हुआ है, कुछ मत करो आप, यहीं पर, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, फालतू की जगह बर्बाद नहीं करनी, ध्यान रखना उसी जगह में बनाना है आपको। यहीं पर इस प्रकार से ऐसे बना देना है, यहां पे ऐसे लाइन खींचना है, ऊपर की तरफ तीर जाएंगे, ध्यान रखना। और यहां ए लिखना, यहां बी लिखना, और ये डॉट 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 2 लाइन बनाना यूं। चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो स्पीड स्लो है। और यहां डैश लगा के ऐसे लिखेंगे, भ्रंश रेखा। फिर इस पर डैश लगा के लिखेंगे पार्श्वखंड। यहां लिखेंगे होस्ट, और ये है कुंजी पटल। और यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिख देना, वहां पे लिखना कंप्रेसिव प्लस टेंशन फोर्स, ऐसे लिख के आना सीधा सीधा शॉर्ट में। जब हम खाना खाते हैं हमारा पेट भर जाता है, लेकिन पेटों की दरारें रह जाती हैं, उसको भरने के लिए चावल खाया जाता है। चावल पेट भरने के लिए नहीं खाते। तो जो डायग्राम है वो तुम्हारे आंसर की दरारें भर रहा है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और सहमत हैं तो इस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 में से 3 नंबर लेने के लिए काम किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर समय सीमा को लेकर और शब्द सीमा को लेकर, यही तो प्रैक्टिस करनी है आपको। कोचिंग में क्यों जा रहे हो आंसर राइटिंग करने के लिए? जब तुम ये चीजें मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो तो जिला कहां से मैनेज करोगे? तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे नॉलेज का नहीं है, ये तुम्हें भी मालूम है कि तुम गधे हो। एग्जाम इस चीज का है कि आप मैनेज कर पाते हो या नहीं, आप चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो या नहीं। उसने क्यों तुमको शब्द सीमाएं बहुत निर्धारित कर दी हैं कि 50 शब्द से ज्यादा फेकोलॉजी नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट देखना चाह रहा है वो आपका, प्रेजेंटेशन देखना चाह रहा है वो आपका, व्यवस्थाएं देखना चाह रहा है कि आप कितने मितव्ययी व्यक्ति हो। मैं आपको 50 रुपए दिए हूं खर्च करने के लिए, और अगर आप 50 रुपए का काम 40 रुपए में करके लाते हो तो मेरे लिए मितव्ययी कहलाए आप। तो मैंने तुमको लाइनें दी हैं, तुम सब खर्च मत करो, उसमें मुद्दे की बात बोल के आगे निकल जाओ। अब तुम लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं। कितने पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए? 3 प्रकार का, पैराग्राफ, पॉइंट वाला और पॉइंट विथ हेडिंग वाला। अच्छा, एक और होता है जिसे मैं बोलता हूं परंपरागत। परंपरागत का मतलब उसमें भी परिभाषा लिखी जाएगी, और उस परिभाषा में मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीजों को एक साथ डाल दूं, पर वो जो मैंने परिभाषाएं शुरू में लिखी थी वैसा ही लिखना है। तो परंपरागत को डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं।
अब बचा हुआ है कोमा वाला। अब देखो कोमा वाला कैसे लिखते हैं। एक भ्रंश पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत, कोमा। दूसरा इसमें लिखेंगे दोनों तरफ घाटियां, ये बड़ा पॉइंट है, दोनों तरफ घाटियां। संपीड़न बल या बल के साथ संपीड़न प्लस तनाव मूलक बल, एक साथ लिख देना। संपीड़न तथा तनाव मूलक बल। पुंजी पटल का उत्थान, और फिर उदाहरण लिख देना। उदाहरण में जो तुम्हें समझ में आए, एक्स वाई जेड मैंने लिख दिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कोमा वाला उत्तर है ना, यह भूगोल के अंतर्गत सिर्फ दो जगह अच्छे से सूट हो पाता है, एक नदियों के ऊपर और एक मृदा के ऊपर। यदि नदियां और मृदा वाले प्रश्न आए तो मेरे को यह लगता है कि कोमा वाला सबसे सटीक बैठता है। अब वही मैंने बताया कि पैटर्न कौन सा वाला किस क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा बैठ रहा है वो डिपेंड करता है। तो तुमने इसमें कितने पैटर्न यूज किए? एक तो सर पैराग्राफ वाला यूज किया है, दूसरा हमने पॉइंट वाला यूज किया है, तीसरा हमने पॉइंट प्लस हेडिंग वाला यूज किया है, और जो चौथा वाला है वो कॉमा वाला यूज किया है। और इन सब के साथ मैंने डायग्राम बनाना है, चाहे दुनिया उधर की ऊपर हो जाए, भूगोल में डायग्राम बनाना नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक बेवड़ा दारू नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही भूगोल का छात्र डायग्राम बनाना नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। अब तुम मुझे बताओ, इसमें से कोई भी पैटर्न गंदा है या गलत है तुम्हारी नजरिए में? सर बिल्कुल नहीं, कोई पैटर्न गलत नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें से कोई एक पैटर्न ही तुमको नंबर दिलाएगा, और यही एग्जाम में अगर आप चयन करना सीख गए कि ये पैटर्न मुझे इसमें यूज करना है, यही होती है आंसर राइटिंग की कला और उसका अभ्यास करना। मुझे नहीं मालूम तुम आंसर राइटिंग में किस चीज का अभ्यास करते हो। मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इसका बन रहा है, पॉइंट प्लस हेडिंग, जिसमें हमने कैसे बताया था इसकी प्रकृति क्या है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके उदाहरण क्या हैं। यही है जो इसकी सभी आवश्यकताओं को फुलफिल, इसकी इच्छाओं को केवल यही पूरा कर सकता है। आगे बढ़ें, यहां तक पकड़ पाए चीजों को? चलो अगला प्रश्न। लो भैया, नदियों का प्रश्न आ गया, इसमें राइन नदी के ऊपर आ गया। पैटर्न बोलो जल्दी, कितने हैं तुम्हारे पास? जल्दी डिस्कस करते हैं अब हम। पहला पैराग्राफ है। पैराग्राफ कब लिखते हैं जल्दी बोलो? दो कंडीशन में लिखा जाता है, या तो मुझे परिभाषा मिल जाए सर तब लिखेंगे, या फिर मैं भूला बिसरा कोई काम कर रहा हूँ, यानी कि फैक्ट अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं पर डर रहा हूँ कि कहीं नंबर ना कट जाए, तब मैं पैराग्राफ पकड़ लूंगा। दूसरा बोलो जल्दी से। सर दूसरा तरीका ये है कि मैं पॉइंट फॉर्म में लिख दूं, ड्रामा करते हुए, तीर फिर लगाते हुए। तीसरा बोलो। सर तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पॉइंट के साथ हेडिंग वाला डिजाइन बना दूं। और चौथा बोलो सर कॉमा लगा के लिख दें तो क्या दिक्कत है? और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, नदियां लिखते हुए कॉमा वाला पॉइंट शानदार चलता है, मजा आ जाता है, बड़े आसानी से जाओगे, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी नदियों वाले में। अच्छा, राइन नदी में देखो, शुरुआत करते हैं। ये पहला वाला तो मैं छोड़ ही दूं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो जम नहीं रहा है। अच्छा, इसको देखो पॉइंट फॉर्म में, मैं यहाँ पे और क्लियर करूं। जब आप केवल पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए जाएं और इस प्रकार की हेडिंग नहीं बना रहे हैं, तब इस प्रकार के पॉइंट फॉर्म में आपके पास 3 डायमेंशन होने चाहिए। पहला,
जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसकी अवस्थिति। दूसरा, उसकी विशेषता। तीसरा, चर्चा में क्यों है। अगर ये वाला डायमेंशन कोई रगड़ देता है, चर्चा में क्यों है वाला, तो इसका मतलब है वो बहुत अपडेट है करंट के साथ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो मैं यहां से बोलता हूं भैया, अवस्थिति में पहला पॉइंट सीधे लिखूंगा, नंबर 1 अवस्थिति में ऐसे लिखेंगे, आल्प्स पर्वत से, ऐसे ऐसे थोड़ा लंबा हो रहा है, ऐसे लिख दो, यूरोप की, यूरोप की, ये बार बार मिट रहा है, थोड़ा सा और ऐड कर दो इसमें, पश्चिमी यूरोप की प्रमुख नदी। समझना बच्चों, पश्चिमी यूरोप की प्रमुख नदी, और डैश लगा के लिखना, उद्गम, फॉर्म ऐसे डैश लगा देना, फिर आल्प्स, ये अवस्थिति हो जाएगी। चाहो तो मुहाना लिख देना, उत्तरी सागर, पर शब्द सीमा का ध्यान रखना क्योंकि सब कुछ इसी में नहीं खपा सकते आप। फिर दूसरा दिमाग में रखना, इसको हेडिंग बनाना नहीं है, विशेषता। इसकी विशेषता है कि यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये इसकी विशेषता है, भ्रंश घाटी में बहती है, और कोमा लगा के रूर इसकी सहायक नदी है। भाई दो विशेषता हो गई ना, भ्रंश घाटी में बहती है, रूर सहायक नदी है। और तीसरा ये हो जाएगा चर्चा में क्यों है। अब ये पॉइंट जिसने अच्छे से समझ लिया वो वहां पे राजा है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में गर्मियों के समय 40% जल में गिरावट आई है, पूरा यूरोप हिल गया है इसकी वजह से। अब ये जो तरीका है ना, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुमने जब 3 मार्कर्स तैयार किए हो और तुम्हारा कंटेंट तैयार हो, तब वहां पे जाके ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट अवेलेबल हो पाएगा और आप पुट कर पाओगे। ये सभी से अलग दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है, वही नहीं है, लंबाई, उद्गम, मुहाना, इतने देशों से बह रही है, शहर स्थित है, ये तुम्हें थोड़ा सा अलग लगा कि हाँ इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अलग मिली, ये सामने एग्जामिनर भी समझ रहा है। ये हो गई मेंटोस जिंदगी। अब आ जाओ आम जिंदगी पर। आम जिंदगी क्या है, हटा देता हूं सर, ये मेंटोस जिंदगी वही बच्चा कर सकता है जिसके 3 मार्कर्स इतने मजबूत हैं कि वो करंट से अपडेट है। आम जिंदगी में आ जाओ तो हम बनाएंगे पॉइंट प्लस हेडिंग। नदियों के लिए भाई साहब पॉइंट बनाने का तरीका, सबसे पहले उद्गम आप लिखोगे आल्प्स, ठीक है। दूसरा, विशेषता भ्रंश घाटी में। तीसरा, भ्रंश घाटी में कोमा 6 देशों से बहती है। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो अन्य करके लिख दो, व्यस्ततम नदी। एक ये तरीका हो सकता है हेडिंग लगा के। और मैं तुमसे पहले ही बोला हूं, जब भी नदी और मिट्टी आए, सब्र आडंबर छोड़ो और कोमा के पीछे दौड़ो, और कोमा वाला बच्चा राजा बन के निकलेगा। सिर्फ कोमा वाला कब काम करेगा, जब 3 मार्कर्स नदी और मिट्टी वाला हो। ये फॉर्मूला अपनाया हुआ है, आप अप्लाई कर दो। देखो भैया, ऐसे लिखो, उद्गम डैश लगा देना, आल्प्स कोमा, मुहाना डैश लगा दो, उत्तरी सागर कोमा, लंबाई
डैश लगा दो और लगभग लिख दो 1300 किलोमीटर, 1240 है कुछ। आप समझ पा रहे हो चीजें जा रही हैं। फिर लिखो यहाँ पे प्रवाह, डैश लगा दो 6 देशों से, कौमा सहायक, रूर, कौमा विशेषता, और विशेषता क्या है, भ्रंश घाटी में, घाटी की व्यस्ततम नदी, हटाओ। कॉमा लगा लगा के सेंटेंस फॉर्म नहीं करना है, कंटेंट देना है, हमने दे दिया। कोई ऐसी चीज है जो रह रही है, सर शब्द सीमा बढ़ गई, अब शब्द सीमा बढ़ गई, अरे तो ये हटा दो एक, हाँ सर अब मैनेज हो गई। अबे मैनेज ही तो करना है आंसर राइटिंग में सब चीजें। और आंसर राइटिंग में आप मुझसे असहमत हो सकते हो, हम आपकी तरह इतने ज्ञानी व्यक्ति नहीं हैं। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग के डायमेंशन ये भी हो सकते हैं। आप अगर अपना अपना खुद का एक वर्जन बनाओ, सीखो सबसे, अप्लाई केवल अपना वर्जन करो, आगे जाओगे बहुत। चलो मैं अगला क्वेश्चन है, पर्वत पादीय पठार, माउंटेन प्लेट्यू, ये क्या है? पीडमोंट प्लेट्यू पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बैठा हो, माउंटेन प्लेट्यू पीडमोंट प्लेट्यू पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखे हो तो क्या ये वाला होमवर्क कर सकते हो अब आप? क्योंकि आज क्लास थोड़ी समझने में चली गई है, तो ज़्यादा लंबे वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। अगर आप ये होमवर्क कर सकते हो तो वेदांत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लिख भेजो, फिर मैं देखता हूँ कि आपने कौन सा वाला मॉडल यूज किया है। तुम तो ये मानोगी तुम्हें जो प्रोफेसर है उसे इम्प्रेस करना है, और इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे पास 6 शर्टें हैं। कौन सी शर्ट पहन के जाओ कि वो इम्प्रेस हो जाए? शर्टें कोई खराब नहीं है, ये ध्यान रखना। पीएससी इसका भी खेल है कि कौन सा वाला तुमने वहां पे अपना मॉडल यूज किया आंसर राइटिंग का जो सामने वाले को पसंद आ गया। कंटेंट सेकेंडरी हो जाता है पीएससी में, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। अब चूंकि सबसे अच्छा तरीका जो नंबर पाने का है वो 3 मार्कर्स में तो मिलते ही मिलते हैं, वो तो जिसको याद है वो लिख देगा, नंबर मिलेगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप 5 नंबर वाले को कैसे हैंडल करते हैं और 11 नंबर वाले को कैसे हैंडल करते हैं। मैं आपकी सोच बदल दूंगा 11 नंबर को लेकर, और उसकी दिशा बदल दूंगा। आपके पास इतने फॉर्मेट होंगे 11 नंबर को लिखने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा यूज करें और कौन सा छोड़ें, और इतने भी कंफ्यूज नहीं होने देंगे कि एग्जाम हॉल में घबरा जाएं। जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया है, तो इसमें हमें फॉर्मेट क्लियर है कि कहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करना है। तो मुझे अब होमवर्क करके बताओ सभी लोग, इसमें हम कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करने वाले हैं। और कल से जो क्लास होगी उसमें हम बातें कम करेंगे और जितने क्वेश्चन हैं जल्दी जल्दी उसके उत्तर बताएंगे। आज भूमिका बनाने में थोड़ा समय लगा। और जिन लोगों को अभी आंसर राइटिंग करनी है और डेप्थ में समझना है तो वेदांत एकेडमी में आप आइए। यहाँ पे मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे भी वो डिस्कस करना है और वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। दूसरा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेदांत एकेडमी पर उसके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। आप घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं तो वेदांत एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप आइए, वहाँ से आपको सस्ती कीमत पर बेस्ट क्वालिटी के कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इंदौर आते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में आकर आप अपना डिफरेंस फील कीजिए। अगर मेंस पढ़ना है तो मेंस का मतलब है वेदांत, क्योंकि मेंस होता है समझ आधारित और बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आधारित। तो समझ और कंटेंट सभी कोचिंग देने की कोशिश करता है, और उसी क्रम में वेदांत भी खड़ा हुआ है, और वेदांत भी चाहता है कि बच्चों पर अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पहुंचे और बहुत अच्छी क्वालिटी की समझ पहुंचे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वाला होमवर्क आपके लिए है। कल हम 5 नंबर और 11 नंबर की भूमिका बनाएंगे, फिर हम कंटिन्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी 2 दिन सिर्फ भूमिका बनाने में हम लोग समय व्यर्थ करेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।